वालेकुम अस्सलाम। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें दो चीजें प्रूव करनी है। पहले हमने अस्यूम करना है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम है, ठीक है। यस सर। तो हमें प्रूव करना है ए ओवर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर सी मॉड एम ओवर सी, ये हमें यस प्रूव सर। करना है। दूसरा हमने अस्यूम करना है ए ओवर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर सी मॉड एम ओवर सी, और हमें यहाँ प्रूव करना पड़ेगा इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। इज इट क्लियर? यस सर। तो ठीक। अच्छा अच्छा, इसमें आप जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं वो है ये डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंस की। क्या डेफिनेशन है? m डिवाइड्स द डिफरेंस, इसका मतलब है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m। ओके सर। ये डेफिनेशन मैं यूज करूंगा बेटा, तो कैसे यूज करूंगा वो, अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m है तो मैं लिख सकता हूँ m डिवाइड्स a माइनस b। हाँ या ना? यस सर। ओके। अगर c a b और m को तकसीम करता है, ठीक है, यस सर। तो अगर सी ए बी और एम को तकसीम करता है तो मैं लिखूंगा यस एम डिवाइड्स ए माइनस बी है, तो एम ओवर सी डिवाइड्स ए माइनस बी ओवर सी। सर एक बार बताइएगा ये। एम डिवाइड्स ए माइनस बी है, यस सर। ओके। तो मैं लिखूंगा एम ओवर सी डिवाइड्स ए माइनस बी ओवर सी। एम ओवर सी डिवाइड्स ए माइनस बी ओवर सी। हाँ। ओके सर। अच्छा, इसमें गौर करें, सिक्स्थ पार्ट देख रहे हैं आप? यस सर। सिक्स्थ और फिफ्थ का प्रूफ एक जैसा होगा। 6 पार्ट हो गया सर। अगर सिक्स हो गया तो फिफ्थ का प्रूफ एक जैसा है। आप सी की जगह वन ओवर सी रिप्लेस कर लें फॉर एग्जाम्पल, ओके सर। प्रूफ सेम है। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो प्रूफ सेम है सिक्स और फिफ्थ, इसमें और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि जी सी डी ऑफ सी एंड एम अगर वन होगा तो फिर ये सेम हो जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। ओके सर। दोबारा फिलहाल मैं ये कहता हूँ कि अगर m डिवाइड करता है a माइनस बी को तो m ओवर सी डिवाइड करेगा a माइनस बी ओवर सी को, यस सर। ओके। अगर m ओवर सी डिवाइड करेगा a माइनस बी ओवर सी को तो m ओवर सी डिवाइड करेगा a ओवर सी माइनस बी ओवर सी को। यस सर। तो ये इनइक्वालिटी, ये कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी कि a ओवर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर सी मॉड m ओवर सी। यस सर, फिर ये क्लियर हो जाएगा। ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट आते हैं, हम इसको अस्यूम करते हैं कि a ओवर सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b ओवर सी मॉड m ओवर सी। अगर ये ठीक है तो हम c से मल्टीप्लाई करते हैं सारी इनइक्वालिटी को, व्हाट वी विल गेट। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोर देन। हाँ, इसको डिफरेंस लें, a ओवर c माइनस b ओवर c को m ओवर c डिवाइड करता है। अब आप यस क्या सर। करेंगे, c से मल्टीप्लाई करेंगे, c टाइम्स m ओवर c डिवाइड c टाइम ऑफ a ओवर c माइनस b ओवर c। यस सर। रिवर्स में भी उसी तरह चला, तो फिर रिवर्स ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम में आ जाएगा। बिल्कुल। दूसरा, आप डिवीजन की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट, दूसरा मेथड बता रहा हूँ यस आप, सर। ये यहाँ देखिए कॉमन डिवाइजर है सी, ए और बी और एम का। तो ए को मैं लिख यस। सकता हूँ के टाइम्स सी, बिल्कुल ठीक सर। है। बी को मैं लिख सकता हूँ के वन टाइम्स सी, यस सर। और एम को मैं लिख सकता हूँ के टू टाइम्स सी। यस सर। यहाँ आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर, तो ए की जगह आ जाएगा के सी, बी की जगह आ जाएगा के वन सी, और एम की जगह आ जाएगा के सर टू मैंने भी सी। ऐसे करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ? ये देखें, सिंपल है। अच्छा, अब आपको नजर आ रहा है कि यहाँ के कैंसिल किया जा सकता है, सी कैंसिल यस। किया जा सकता है, ठीक है। तो आपके यस पास सर। आ जाएगा के इज कॉन्ग्रुएंट टू के वन यस सर। मॉड के टू। के टू। अब के की वैल्यू क्या है? ए ओवर सी, यस सर। ठीक है ना। यस सर, बस ये आगे नहीं किया था।
तो बस K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू पुट करेंगे, ये इनइक्वालिटी ये आ जाएगी कॉन्ग्रुएंस। क्लियर हो गया सर। तो चलिए दोनों तरीके पर हल करेंगे। और कोई सवाल है तो करें। नो सर। तो है जी कोई क्वेश्चंस? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटे बताएं। सर मुझे 1.13 थ्योरम नहीं समझ आ रहा। पेज नंबर बताएं। काइंडली। जी सर। पेज नंबर बोला करें और फिर थ्योरम बताया करें। सर 10। 10 पे तो नहीं है ये देखिए। सर मैंने जो प्रिंट करवाए हुए हैं उसको पेज नहीं समझ। सर पहले चैप्टर में है पहले चैप्टर 1.13 में है थ्योरम। लेकिन पेज नंबर PDF पर बताया करें। ठीक 1.12 13 सर। 12 जी सवाल पूछे। तो मुझे इसके थ्योरम की समझ नहीं आ रही कि कैसे सॉल्व किया हुआ। स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही। जी सर। स्टेटमेंट तो बड़ी सिंपल है। अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो इनके GCD और LCM का प्रोडक्ट इन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसके GCD और LCM का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये लिखा हुआ है थ्योरम की स्टेटमेंट। यानी अगर मैं 3 जी और 5 ले लूं तो 3 5 का GCD मल्टीप्लाई बाय LCM इक्वल होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के, ये लिखा हुआ है। जी सर। 10 और 20 ले लूं नंबर तो 10 और 20 का GCD और LCM को मल्टीप्लाई करूं तो वो इक्वल आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 20 के। जी सर। थ्योरम तो ये कह रहा है। थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई। जी सर। आगे क्या प्रूफ में करवाऊं आप ये कह रहे हैं, जी सर। लेकिन आप प्रूफ में से कुछ पूछे ना ऐसे तो मैं वही पढ़ाऊंगा जो मैंने पहले पढ़ाया और फिर आपको समझ नहीं आएगा। आप अपने सवाल करें। सर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसको मैं सॉल्व कैसे करूं शुरू से तो स्टार्ट से। उसने GCD का नाम D रखा है। जी सर। ये समझ में नहीं आ रहा तो पूछे। जी सर आ गया। एंड यूज 1.5। 1.5 कहता है कि अगर D GCD है तो D को हम A और B के लीनियर कॉम्बिनेशन में जी लिख सर। सकते हैं। ओके जी सर। तो D को जी हमने सर। लिखा S टाइम्स A प्लस T टाइम्स B। जी सर। अब D जो होता है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है A और B का। जी सर। इसका मतलब D A को भी तकसीम करेगा और D B को भी तकसीम करेगा। जी सर। जब इन दोनों नंबर्स को तकसीम करेगा तो इनके प्रोडक्ट को भी तकसीम करेगा। जी सर। तो उसने लिखा D डिवाइड्स AB यानी प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जी D सर। डिवाइड्स AB का आंसर इंटीजर आएगा। जी सर। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ये जो इंटीजर है ये इंटीजर ही लीस्ट कॉमन मल्टीपल है M जो है। M को मैंने प्रूव करना है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल की इक्वल। जी सर। अब दो नंबर्स इक्वल कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे को तकसीम करते हैं। ठीक है जी सर। ओके क्लियरली M इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। गौर करें जी कि M जो है वो A का भी मल्टीपल है और M जो है वो B का भी मल्टीपल है। कैसे पता लगा हमें, ये समझ सर। आता है? ये मैं जी सिर्फ सर। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट की जी सर। M इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ A एंड B। क्या ये आपको समझ आ रहा है? इसको देख के, ये वाली चीज देख के। जी सर। कैसे? सर एम उसने कहा कि ए बी डी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है। फिर हम्म, हमने प्रूव करना है कि एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने प्रूव करना है कॉमन मल्टीपल। सर अगर ए बी डी जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है और वो एम के नहीं इक्वल है तो फिर तो उसका कॉमन मल्टीपल होगा ए और बी। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ये है M आपका। ओके जी सर। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ A टाइम्स B ओवर D लिख सकता हूँ, जी सर। या मैं इसे ये लिख सकता हूँ B टाइम्स A ओवर D लिख सकता हूँ। जी सर। अब ये जो चीज है ये एक इंटीजर होगी।
जी सर। क्योंकि डी बी को तकसीम करता है तो ये इंटीजर होगा। इसका जी नाम मैं सर। K1 रख देता हूँ। जी और सर। ये जो चीज है ये भी एक इंटीजर होगा, इसका जी नाम मैं सर। K2 रख दूँ। जी सर। अब m इक्वल है a टाइम्स K1 के, तो क्या m a का मल्टीपल है? जी सर। इसी तरह m इक्वल है b टाइम्स K2 के, जी सर। तो क्या m b का मल्टीपल है? जी सर। इसका मतलब है m a और b दोनों का मल्टीपल है। जी सर। ये उसने कहा है इस लाइन में, जो प्रूफ में लिखी हुई है कि m इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। ठीक है। जी सर। अब अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको तकसीम करेगा। जी सर। इसका मतलब है ये ब्रैकेट में लिखी हुई है चीज, ये जो भी नंबर आएगा ये m को तकसीम करेगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। आगे चलते हैं। ऑल्सो इफ n इज एनी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b देन n ओवर m इज इक्वल टू n d ओवर a b। अगर n आपके पास कोई भी कॉमन मल्टीपल है a b का, कोई भी, ठीक है, सर सॉरी एम कह रही है एम। बेटे ये n, जी सर। अगर ये कोई भी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है a और b का, देन जी सर। n ओवर m एन डी ओवर ए बी, ये हमने m की वैल्यू पुट की है इधर। सर जी सर। बाद में क्वेश्चन कीजिएगा बेटे, मैं इस बच्ची से बात कर लूँ फिर क्वेश्चन। ठीक ये है सर, ओके। m की वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट की n ओवर m में, तो ये मेरे पास आ गया एन डी ओवर ए बी। जी सर। डी की जगह मैंने ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था ये पुट कर दिया, एस ए प्लस डी बी। जी सर। तो सिंप्लीफाई करने पे n ओवर बी टाइम्स s प्लस n ओवर ए टाइम्स डी। हमें पता है कि n जो है वो कॉमन मल्टीपल है, तो n ओवर b भी इंटीजर होगा और n ओवर a भी इंटीजर होगा, और s और t इंटीजर है, तो ये सारा आंसर इंटीजर मिलेगा। जी सर। अब सादा सी बात ये है कि कोई भी कॉमन मल्टीपल हो n, उसको जब m से तकसीम करते हैं तो आंसर इंटीजर आता है। जी सर। इसका मतलब है हर n को m पूरा पूरा तकसीम करता है। ठीक है। जी सर। तो जितने भी कॉमन मल्टीपल हैं उन सबको m तकसीम करता है, तो m क्या चीज होगी? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा। जी सर। इसका मतलब है m लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। जी ओके, सर। तो m और ये इक्वल हो गए बस। ये कॉमन मल्टीपल। अगर m इसके इक्वल है यहाँ, तो d किसके इक्वल था? जी सर। इसके इक्वल। तो इसको सर सिंप्लीफाई एन भी करें। हमारे पास कॉमन मल्टीपल होता है। n कोई भी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल है तो m उसको तकसीम कर रहा है। नहीं जी समझ आ रही? सवाल पूछे, जी। सवाल पूछे बेटे, अगर समझ नहीं आ रही सवाल पूछे, जी सर नहीं करें। सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आई कि आप एन भी हमारे पास मैं कह कॉमन तो रहा हूँ कि मल्टीपल। सवाल पूछे ना, फिर अगर नहीं समझ आ रही तो सवाल पूछे। सर एन भी हमारे पास कॉमन मल्टीपल होगा। लिखा हुआ है n इज एनी पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल अंग्रेजी में। तो यहाँ तक समझ आ गई है कि एन इज एन कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, यहाँ से समझ नहीं आ रही देन एन ओवर एन। तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो आप मुझे जवाब तो देना। देखें, n कॉमन मल्टीपल है, हाँ या ना? जी सर। n ओवर m का आंसर इंटीजर आता है, हाँ या ना? जी सर। ये दो बातें समझ आ गई। जी सर। अगर n ओवर m का आंसर इंटीजर है तो m n को तकसीम करता है। ओके, जी सर। ठीक है। जी सर। एक मिनट बेटे होल्ड करो जरा। ओके सर।
जी बेटे, ठीक है। चलें अब ये जरा देखें और फिर मुझे आप इसका आंसर दें। मैं लिखता हूँ और आपने मुझे साथ साथ बताना है कि अगर जी सर। n जो है वो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, जी a सर। का और b का। एक ये इंफॉर्मेशन जेहन में रखें, दूसरा ये इंफॉर्मेशन रखें n ओवर m का आंसर कोई इंटीजर है, फर्ज करें वो इंटीजर p है, तो जी कैसे मैं सर। ये लिख सकता हूँ कि n जो है वो इक्वल है p टाइम्स m के, लिख सकता हूँ। जी सर। इसका क्या मतलब हुआ कि m को किसी चीज से ज़रब दें इंटीजर से तो n आ जाता है। जी सर। इसका मतलब है m डिवाइड्स एन। n। ये क्लियर है? जी सर क्लियर। अब बेटे आराम से तसल्ली से मेरी बात सुने और मुझे इसका आंसर करें। जी सर। ऊपर लिखा है कि n कोई भी कॉमन मल्टीपल, नीचे जी लिखा है m डिवाइड्स n, तो क्या मैं लिख सकता हूँ m हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू n होगा? जी सर। इस डिवीजन से लिख सकते हैं ना कि m या तो n के इक्वल है या इससे छोटा है, जी सर। बड़ा नहीं हो सकता। जी सर। इसका मतलब है जितने भी कॉमन मल्टीपल है उनमें सबसे छोटा m है। जी सर। हाँ या ना? जी सर। तो क्या ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा? जी सर होगा। होगा ना? जी सर। तो हमने प्रूव क्या करना था? m को m हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल a और b जी। का, ओके। जी सर। d क्या था? ए बी का जीसीडी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्लियर है? जी। जी सर। अब आप इसको ले आए बीच में और मुझे बताएं क्या डी एम इक्वल होगा ए बी के? जी सर होगा। तो डी की जगह ये पुट करें ए बी, जी सर। और एम की जगह ये पुट करें, ए बी ओवर डी। किसके इक्वल आएगा? ए बी। यही प्रूव करना था हमें थ्योरम में। जी सर क्लियर है। चले एक बच्चा और क्वेश्चन कर रहा था, वो बताया कौन है? जी जी सर इसी थ्योरम के अंदर ही मेरा सवाल है। जी सर जी जी जैसे ही पूछें। सर हमने प्रूव यही करना था ना कि ए बी का जीसीडी और ए बी का लीस्ट कॉमन डिवाइजर ए बी के प्रोडक्ट के इक्वल है। लीस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं, लीस्ट कॉमन लीस्ट मल्टीपल। कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी सर। तो सर जो हम सेकंड लाइन के अंदर प्रूव के अंदर ये ले रहे हैं m इज इक्वल टू ए बी ओवर डी, तो सर हमने यही तो प्रूव करना था, तो हम इसे कैसे ले सकते हैं? हम एम को जीसीडी तो नहीं कह रहे। सर पर हमने प्रूव तो ये करना था ना कि एम डी हम इज एम इक्वल को टू ए बी। एलसीएम तो नहीं कह रहे बेटे, हम कह रहे हैं एम को इंटीजर है, ये कहा। देखिए बात को समझे, हमने m को इंटीजर कहा है दूसरी लाइन में, और हमने कहा है कि इसको हमने जीसीडी एलसीएम की इक्वल प्रूव करना है। सही सर। ओके, m इंटीजर जरूर है लेकिन एलसीएम की इक्वल है ये नहीं पता हमें। सर इसीलिए हमने फिर एक और कॉमन मल्टीपल लिया इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूव करने के लिए। ऑफ कोर्स ये एक और नहीं लिया, n कोई भी कॉमन मल्टीपल लिया n को, और प्रूव जी सर। किया कि m जो है वो m को तकसीम करता है, यानी कोई भी कॉमन मल्टीपल हो उसको m तकसीम करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि m कॉमन मल्टीपल भी है लेकिन m सारे कॉमन मल्टीपल्स को तकसीम भी करता है। तो सही क्या सर। मतलब है इस बात का, इन दो बातों का? एम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है सर। यही हमने प्रूव किया। ठीक है सर। दूसरे पैराग्राफ में जो डिस्कशन हुई है उसमें हमने m जो कि पहले पैराग्राफ में सिर्फ इंटीजर कहा हुआ था, दूसरे पैराग्राफ में उसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूव किया। ठीक है सर। ओके। क्लियर है सर। ओके, और कोई सवाल है किसी? किसी का कोई क्वेश्चन है जी? नहीं, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको मैंने दिए थे, आप लोगों ने कर लिए होंगे मुझे उम्मीद है। आगे आते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस।
द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंस एंड लीनियर कॉन्ग्रुएंस इज कि इसमें एक ऐसा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। पहले मैं इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ और फिर आपसे मैं पूछता हूँ। देखिए मेरे पास लिखा है 2x is congruent to 3 mod 7। ये मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कॉन्ग्रुएंस में, और मुझे फाइंड करना है कि मैं x की जगह क्या पुट करूं कि ये ट्रू हो जाए। जैसे x की जगह 0 पुट करें, क्या आएगा? 2 टाइम्स 0 is congruent to 3 mod 7। क्या ये ट्रू है? नो सर। नहीं, नो सर। क्योंकि 2 टाइम्स 0 का आंसर आ गया 0, और 0 माइनस 3 को 7 डिवाइड नहीं करता। जी सर। एग्रीड? जी यस सर। सर। ये फॉल्स है। फिर 2 की जगह x की जगह 1 पुट करें, कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 7। जी, सर ये 2 भी फॉल्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया, 2 माइनस 3 को 7 डिवाइड करता है, फॉल्स। ओके, जी जी सर। सर। फिर 2 टाइम्स 2 मम्मा मीटिंग खत्म। इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, सॉरी 3 mod 7। 2 टू द 4, 4 माइनस 3 को 7 डिवाइड करता है, नो सर। नो सर। नहीं। 2 टाइम्स ऑफ 3 is congruent to T mod 7। हाँ जी, नो सर। ये भी ट्रू नो है। सर। 2 टाइम्स ऑफ 4 is congruent to 3 mod 7। नो सर। अच्छा, 4 की ये जगह 5 पुट करें, फिर ठीक है सर। सर ये कर दिया, ये फिर ठीक 2 है। ठीक है। टाइम्स ऑफ 3 mod 7, ये ट्रू हो गई। ये ठीक। जी सर। तो 2 टाइम्स ऑफ 6 congruent to 3 mod 7, ट्रू है। नो सर। नो ये फॉल्स। 2 टाइम्स ऑफ 7, 7 क्या होता है जी? 7 मॉड में 0, इसको लिखने की या जरूरत फिर नहीं। 0 होगा 0। फिर हम शुरू में आ, तो एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 5। समझ आया? जी यस सर। सर। अच्छा, ये बताएं कि x अगर 5 है तो 5 प्लस 7 कितने होते हैं? 12 सर। 12 12। पुट करने से भी ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू होगी। या फिर वो 7 अच्छा, 12 प्लस 7 17 सर। 19, 17 में, सॉरी। तो 19 से भी ये ट्रू होगी। x की जगह आप 19 पुट करें, पहले 12 पुट करें। 12 टू 24। 24 माइनस 3 7 से डिवाइड होता है। जी यस सर। सर। इसी तरह 19 पुट करें, 19 टू 38। 38। 38 माइनस 3 7 से डिवाइड होता है। यस यस सर। तो जी ये सर। वो नंबर्स हैं जिनसे जिनसे ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको कुछ नेगेटिव नंबर्स भी बता देता हूँ, मसलन -2 होगा सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
मेरी आवाज आ रही है बेटे सबको? यस सर अभी आई है। वो नेट की वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो गया। ओके सर। तो जी आपको बात जो समझ में नहीं आई पूछे मुझसे जरा। डिफरेंस -2 इसका सोल्यूशन है, ये समझ में आया या नहीं? जी सर। यस सर -2 में से 7 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? -9। -9 यहाँ पुट करें तो -18 आएगा। यस सर तो आप 7 को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करें, -21 आएगा। 7 3 से 21 आएगा ना? यस सर यस तो सर। उसको ऐड करें -18 में, तो आपके पास 3 आ जाए। तो -9 भी कॉन्ग्रुएंट्स को ट्रू कर रहा है। तो बेसिकली कौन सी वैल्यूज ट्रू करेंगी? वो ये करेंगी 5 प्लस k टाइम्स 7, जिसमें k क्या है? k जो है ये एलिमेंट है सेट ऑफ इंटीजर्स। आप k को 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3, जो मर्जी पुट करें। इसके सॉल्यूशन, इस कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन इस टाइप के नंबर्स होंगे। एनी क्वेश्चन? सर नो सर क्लियर है। अब आते हैं वापस टॉपिक की तरफ। आपको उम्मीद है कि टॉपिक जल्दी क्लियर हो। वी नेक्स्ट इन्वेस्टिगेट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर कॉन्ग्रुएंस। अब सॉल्यूशन लफ्ज आपको समझ आ रहा हो। सॉल्यूशन का मतलब x की वो वैल्यूज जो इसको ट्रू कर। यस सर अनलाइकली द लीनियर इक्वेशन ax is equals to b, इसका एक सॉल्यूशन होता है which always has a unique real solution if a is not equals to 0। कॉन्ग्रुएंस में ऐसा नहीं होता। This can have more than one incongruent solutions, or indeed many have no solutions even if a is not equals to not congruent to 0। वो कहता है अगर एक नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 है तो इसके जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे लीनियर इक्वेशन, इसका तो एक ही सॉल्यूशन होगा ना? यस सर। लेकिन इधर जरूरी नहीं है, कॉन्ग्रुएंस में ऐसा जरूरी नहीं है, इसका एक ही सॉल्यूशन। थोड़ी देर पहले आपने देखा भी, ठीक है? तो एन इंटीजर s इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। s को हम सॉल्यूशन कहेंगे इस कॉन्ग्रुएंस का। इफ x की जगह s पुट करें तो ये कॉन्ग्रुएंस ट्रू होगा। क्लियरली इफ s इज अ सॉल्यूशन, तो s जिसके कॉन्ग्रुएंट है वो सारे सॉल्यूशन। ये वही बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने आपको लिख के दी कि अगर s सॉल्यूशन है तो s प्लस k टाइम्स m जो है वो सॉल्यूशन होगा। ठीक है? अगर s सॉल्यूशन है, फर्ज करें किसी कॉन्ग्रुएंस का 9 सॉल्यूशन है, ठीक है, मॉड 10 में, ओके सर। तो 19 भी उसका सॉल्यूशन होगा। यस 19 और 9 जो है वो मॉड 10 में कॉन्ग्रुएंट है ना? 29 भी होगा सर। 29 भी उसका सॉल्यूशन होगा क्योंकि 29 और 9 जो है ये कॉन्ग्रुएंट है मॉड 10 में। यस सर। बात समझ आ रही है सबको? यस सर। अगर s और t कॉन्ग्रुएंट है, s सॉल्यूशन है तो t भी सॉल्यूशन होगा। यस सर। अच्छा, इन दिस केस s एंड t आर कंसीडर्ड टू बी द सेम सॉल्यूशन। इनको डिफरेंट सॉल्यूशन नहीं कहते ना, ये सेम सॉल्यूशन। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 सॉल्यूशन निकाला, फिर 5 के बाद मैंने 12 सॉल्यूशन निकाला, फिर 19 निकाला, तो 5 12 19 ये सेम सॉल्यूशन होगा। एंड वी से दैट x is congruent to s mod m is a solution of ax is congruent to b mod m। x जो है is congruent to s mod m जो है ये सॉल्यूशन होगा इस कॉन्ग्रुएंस का। सॉल्यूशन को हम लिखेंगे इस तरह। ओके? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, इसको जरा ज़हन में रखिएगा, सारी डिस्कशन में इस्तेमाल होगा बार बार। इन व्यू ऑफ दिस, टू सॉल्व अ लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये जो इस तरह की कोई चीज़ है इसको सॉल्व करते हुए, इट इज इनफ टू सब्स्टिट्यूट द एलिमेंट्स ऑफ अ कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। ये काफ़ी है कि आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के एलिमेंट्स पुट करते जाएं
तो उनमें से एक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में किया, 7 मॉड था, तो 7 का कंप्लीट रेजिड्यू होगा 0 से लेकर 6 तक, ऐसी चीज। यस सर। मैंने वो सारी वैल्यूज बारी बारी पुट और चेक किया, एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, मैंने उसको सोल्यूशन कह दिया। ये पैराग्राफ जो है ये आपको ये मैसेज है। कोई सवाल है तो कर लो। जैसे एक कांग्रेस हो, जो भी है इसकी आवाज रुक रही है। खालिद है जी सर। जी, आपकी आवाज रुक रही है। सर अब आ रही है क्लियर? सिर्फ यही जुमला आपका क्लियर आता है, बाद में नहीं आता। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास AX होगा तो B mod M हो, कांग्रेस हो, तो ये बात आपको आवाज रुक रही है। ठीक है सर, मैं बाद में कर लूंगा। ये आवाज क्लियर आई है सर ठीक मुझे है, लगता है। आप बात करते हुए माइक को या किसी चीज को मूव कर देते हैं एक पोजीशन से, इस वजह से फिर प्रॉब्लम आता है। जी बोले। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना कांग्रेस, उसका यानी कि जितना हमारे पास मॉड्यूल होगा उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक सोल्यूशन यूज करेगा, वो यूनिक होगा ना? ये जरूरी नहीं है। ऊपर उसने बताया है, यहाँ लिखा हुआ है कैन हैव मोर देन वन। यस सर, मॉड्यूलो के अंदर अंदर कह रहा हूँ, जैसे 7 है वो भी यही तो कह रहा है, मॉड्यूलो के अंदर अंदर ही कह रहा है। अच्छा ठीक हो गया, कैन हैव मोर देन वन। ओके सर। लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस कैन हैव मोर देन वन सोल्यूशन। ओके सर। ठीक है, हो सकता है एक से ज्यादा। लीनियर जो नॉर्मल लीनियर हम पढ़ते हैं उसमें एक ही होता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में जरूरी नहीं ऐसा हो। जी सर। ये वो कह रहा है। और आगे एग्जांपल्स आएंगी, आगे एग्जांपल्स आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार इस्तेमाल होगा। और आगे सबसे अहम थ्योरम आएगा चाइनीज रिमेंडर थ्योरम, उसमें भी ये यूज होगा। इसलिए इस थ्योरम को फोकस करें, मैं सिर्फ स्टेटमेंट समझाऊंगा। फर्ज करें ए और एम का, अभी कॉन्ग्रुएंस वही ज़हन में रहनी चाहिए, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M। जब तक ये लेक्चर चल रहा है ये कॉन्ग्रुएंस आपके ज़हन में रहनी चाहिए। इसमें AX B M यही पोजीशन पे होंगे। इसको डिस्कस करते हैं। अगर D आपके पास GCD है A और M का, the congruence AX is congruent to B mod M is solvable if and only if D divides B। इसका सोल्यूशन उस वक्त एग्जिस्ट करेगा जब D डिवाइड करेगा B को। अगर D B को तकसीम नहीं करता इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहला फेज इस थ्योरम का ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। जैसे हमने डॉफरेंटाइन इक्वेशन में देखा था कि D अगर तकसीम करता है C को तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता था। ये सेम वही सिचुएशन बता रहा है, अगर A और M का GCD B को तकसीम करेगा तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एज एन एग्जाम्पल, पहले मैं रुक जाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपने मुझे बताना है कि आपको समझ आएगा। एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहे कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 6, क्या इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? सिर्फ ये पूछे, सोल्यूशन होगा क्या ये नहीं पूछे, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो मैं इसका आंसर करूंगा नो। क्यों? यस सर, नहीं करेगा। क्योंकि 3 और 6 का जो GCD है वो आता है 3, ठीक है, और ये डिवाइड नहीं करता 7 को। ये M है, ये A है और ये B है। M और A का GCD B को तकसीम नहीं करता, इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जी सर। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जी सर। इसके अलावा अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो कि 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, अब 3 और 7 का GCD क्या होगा बताएं? 1। तो 1 जो है वो 6 को डिवाइड करता है। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इसका। अब ये एक सोल्यूशन होगा, 2, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन एग्जिस्ट करेगा ये हमें मालूम। यस सर।
ओके यहाँ तक डिस्कशन में क्लोज कर, समझ आ गई सबको? जी सर। आगे आते हैं। इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फिर हम उसको फाइंड करें। देयर आर प्रिसाइजली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मॉडुलो एम, जो डी की वैल्यू होगी उतने सॉल्यूशन निकलेंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ आप गौर करें कि आपके पास जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे वो कितने होंगे? डी होंगे। तादाद भी बता रहा है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, वो क्राइटेरिया बता दिया। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे जो डी की वैल्यू होगी। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे जहाँ ग्रीन में मैंने मेंशन किया है आपको 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7, इसका जीसीडी 1 आ रहा है। यस सर, तो वन इसका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ आ गई सबको? यस सर। जी सर। ये जो हमने कॉन्ग्रुएंस निकाली, इसको देखने के फौरन बाद हम बता सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और वो एक होगा। ठीक है, एक से मुराद क्या है? ये नंबर सारे सॉल्यूशन जरूर हैं, लेकिन इस टाइप का सॉल्यूशन एक ही। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 4 5 6 में से 2 सॉल्यूशन हो इसके, ऐसा नहीं, एक ही सॉल्यूशन है। यस सर। ठीक है, जी सर। इस टाइप के सॉल्यूशंस मींस एक ही सॉल्यूशन है। अगर इसका आ जाता 3 + k × 7 टाइप का सॉल्यूशन, तो हम कहते हैं एक ये सॉल्यूशन है और एक ये दो सॉल्यूशन है, लेकिन वो दो हो नहीं सकते। हमें कॉन्ग्रुएंस बता रही है कि इसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, तो दो बातें पता लगी, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा, एक कितने सॉल्यूशन होंगे, जो डी की वैल्यू होगी उतने सॉल्यूशन। ओके ओके सर। जी सर। ओके सर। अच्छा, अब हम ये सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे? x = x + m/dt mod n। ठीक है, यस सर। ये जी हम सर। x* इनिशियल सॉल्यूशन होगा, एनी सॉल्यूशन, और बाकी सॉल्यूशन हम जो निकालेंगे वो m/d को वैल्यू को t टाइम्स में ऐड करते जाएंगे। t क्या होगा? t0 पुट करेंगे, t1 पुट करेंगे, t2 पुट करेंगे, t-1 तक पुट करेंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। जी सर। ओके, ये वो तमाम सॉल्यूशंस निकल आएंगे जो हमें चाहिए। कोई एक सॉल्यूशन निकाल लें और बाकी सारे सॉल्यूशंस आप इस तरह निकाल सकेंगे। वेयर x* इज एनी सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, इसका x* कहाँ से आएगा? इससे निकलो, इस कॉन्ग्रुएंस से आएगा। a/d टाइम्स x इज कॉन्ग्रुएंट टू b/d टाइम्स b/d mod m/d। x* किसका सॉल्यूशन होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। तो याद रखें, अगर मैं इस थ्योरम को कहीं अप्लाई करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये चीज अप्लाई करूंगा कि डी बी को तकसीम करता है या नहीं, स्टेप 1 में। ठीक है, तो अगर तकसीम करता है तो मैं सॉल्यूशन कहूंगा एग्जिस्ट करता है, फिर मैं सॉल्यूशन ढूंढूंगा, फिर मैं दूसरे स्टेप में देखूंगा कितने सॉल्यूशन हैं, वो लिखा होगा डी। फिर तीसरे स्टेप में मैं इसको सॉल्व करूंगा ताकि मैं x* फाइंड करूं। फिर चौथे स्टेप में मैं ये फाइंड करूंगा ताकि मैं बाकी सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकूं। एनी क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है। ओके, ठीक। इसके प्रूफ की तरफ आप लोग खुद देखेंगे और मुझसे डिस्कस करेंगे अगर आपको कोई एम्बिग्यूटी है। जितने भी थ्योरम अभी तक हमने पढ़े हैं, सबसे सिंपल इसका प्रूफ है, सबसे सिंपल। तो मैं ये छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। छोड़ दूँ या करवाऊँ? तो छोड़ दें, इसको एक दफा ट्राई करें, फिर मुझसे डिस्कस करें। ठीक है, फिर ना बाद और डिस्कस कर लेंगे कम से। ओके, गुड। नेक्स्ट है क्रॉलरी। याद रखें, अब आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ गई है इस थ्योरम के जरिए कि इस कॉन्ग्रुएंस को डील कैसे करना है, इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका डिसीजन कैसे लेना है, इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, उसका डिसीजन कैसे लेना है, x* कैसे निकालना है और बाकी सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। ये थ्योरम ने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन है जी बेटा। सर, हमारे पास है ये x कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। सर हमने यहाँ पे कहा कि x* जो सॉल्यूशन लिया है वो हमने a/dx
डी बाई डी मोड एम बाई डी, हमने इसे डी से डिवाइड क्यों किया, हमें क्यों जरूरत थी? जाहिर है जब हम इसका प्रूफ करेंगे तो हमें समझ आएगा ना, यस सर, ओके है ना। ओके सर, इसका प्रूफ करेंगे तो हमें समझ आएगा ये क्यों है ऐसा। ओके सर। अगर हमने प्रूफ नहीं किया तो फिर हम जाहिर है उसके बगैर तो इसका आंसर नहीं कर सकते। प्रूफ देखेंगे, प्रूफ में आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि वाई, क्यों इसका सोल्यूशन है। ओके ओके सर। ओके, नेक्स्ट। इफ ए और एम का जीसीडी 1 है तो इस कॉन्ग्रुएंस का यूनिक सोल्यूशन होगा। तो डी क्या है, 1 है ना जी, यस तो सर। सोल्यूशन एक ही होगा। अब ये कॉरोलरी आपको जल्दी समझ आ रही है। ओके यस सर। ओके, ये याद रखें, इफ ए एम का जीसीडी 1 है तो डी 1 है। डी 1 होने का मतलब है एक ही सोल्यूशन होगा। ये कॉरोलरी बता रही है। ओके जी सर। ओके, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं कॉन्ग्रुएंस की सिचुएशन में। इफ ए प्राइम इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉन्ग्रुएंस, अगर ए प्राइम इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन हो तो ए और ए प्राइम एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। थोड़ी देर में रुका और मैंने आपसे पूछा कि अगर डेफिनेशन ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए की, कि अगर ए प्राइम इस कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा तो ए प्राइम को कहा जाएगा ये ए का इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो एम में। एग्जाम्पल की तरफ जहां मैं कॉन्ग्रुएंस नंबर लिखने लगा हूं, ए इज इक्वल्स टू 3, एम मेरे पास 7 है। ठीक है जी, मुझे कहा गया है कि ए का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो मैं एक कॉन्ग्रुएंस लिखूंगा, ए एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7, ये मैं लिखूंगा। ठीक है, जी सर। अब मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो ए का इनवर्स होगा। अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे पहले ये देखें। इसको मैं लिखूंगा 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। कितने सॉल्यूशंस होंगे? एक एक ही होगा सर। सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा और एक होगा। इसका मतलब इसका इनवर्स है। बात समझ आ रही है या नहीं? यस सर। जी सर। ओके, ठीक है। अब देखते हैं वो इनवर्स है क्या। क्या तरीका है फाइंड करने का? सर x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 1 2 6 तक, ऐसे ही। यस चलो, जी सर। अब आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगी। यस सर। 1 पुट करेंगे तो भी नहीं होगा। 2 पुट करें 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ट्रू नहीं है। 3 पुट करें 9 मीन्स 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ट्रू नहीं है। 7 मॉड में 9 2 होता है ना? यस सर। जी सर। अच्छा, 4 पुट करें, 4 3 12 12 मतलब 5, 12 का Yes, मतलब जी सर। 5 7 मॉड में। यस सर। तो 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ट्रू नहीं है। जी 5 सर। पुट करें, 5 3 15 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, ट्रू है। यस सर। ट्रू है, इसका मतलब x जो है वो क्या होना चाहिए? 5। 5 एनी क्वेश्चन? नो सर। नो तो सर। अब मैं a प्राइम की वैल्यू जो मेरे पास निकली वो है 5। तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है मॉड m में। जी सर। बिल्कुल सबको सर। समझ आ गई? यस सर, क्योंकि 15 करेंगे तो 1 हो जाएगा मॉड्यूल। ओके, और एक ही सॉल्यूशन था इसलिए हमने आगे नहीं कुछ देखा। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। जी सर। ओके ओके, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, सिंपल सा। वो है ये, चले मैं यहाँ लिख के था, ठीक है, लिख के था। वो ये सवाल है बेटे कि
अगर मेरे पास ए 3 है और m जो है वो 12 है, तो बताएं कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड m सॉल्व करेंगे, ऐसे ही होता है। जी ये क्या सर। है, 3 3 है सर। 3x कॉन्ग्रुएंट टू 1 1 मॉड क्या लिखूं, 12 12 सर। 12। तो बताएं x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। 3 सर। 3 सर। 12 वैल्यू है। वेरी गुड, d की वैल्यू 3 आ रही है तो 3 होंगी, ठीक है। यस यस सर। सर। यस सर। इस जगह पे 3 के कितने इनवर्स होंगे, 3 ही इनवर्स होंगे। 3 होंगे सर। ये क्लियर हो रहा है ना। यस जी सर। सर। बहुत बुरी बात है कि आप मेरी बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। d की वैल्यू क्या निकलती है, 3। क्या 3 ये सर। तकसीम करता है b को, नो सर। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जी सर। आपने गलती ये की, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पहले कौन सा चेक लगाना है, वो है सोल्यूशन होगा भी या नहीं। जी बाद में सर। देखेंगे ना कि 3 होंगे या 4 होंगे। जी सही सर। सर। यस ये सर। आपने मिस्टेक कर दी। इसका मतलब ये है इस केस में जहां a की वैल्यू 3 m की वैल्यू 12 है, कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। सिंपल इस इनइक्वालिटी से हमें ये पता चला कि a और m जो है इसका GCD 1 होना चाहिए, वरना सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यस सर। अगर a और m का GCD 1 नहीं होगा तो इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई सवाल? यस सर, नो क्लियर है। सर। ओके, तो ये आगे चल के आपको ये चीज़ जो है वो बताई जाएगी कि जो है किस तरह ये सारी डिस्कशन पढ़ लीजिएगा नोट्स में जो लिखी हुई है, ठीक है। नोट के अंदर ओके जो सर। लिखा हुआ है ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, यहाँ आपको चीज़ें कुछ और जो है ना क्लियर हो जाएगी। जो बातें मैं कह नहीं सकता वो उसमें लिखी हुई है। टेक्निक्स फॉर सॉल्विंग ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडल, इसको सॉल्व करने के तरीकाकार क्या क्या है ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। 3 तरीके हैं बेटे इसको सॉल्व करने के। ये है पहला तरीका, हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम के जरिए से कर सकते हैं। ये है दूसरा तरीका और ये है तीसरा तरीका। मैं ये तरीके आप पे छोड़ रहा हूँ, इसकी एग्जांपल्स भी आप पे छोड़ रहा हूँ। मैं अगला लेक्चर जो लूँगा वो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे लूँगा, बट बिफोर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ा है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगे आगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर का, और उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। सही सर। ओके 3 सर। तरीके कौन से हैं और मैं क्यों आपको दे रहा हूँ, जो अभी तक हमने पढ़ लिया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में, वो मोर देन इनफ है ये समझने के लिए कि किस तरह इसको सॉल्व करें, मोर देन इनफ। ठीक है सर। तो 1 पे 2 पे और 3 पे आपकी प्रेजेंटेशन होगी। पहला ओके तरीका सर। क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस पे आपकी प्रेजेंटेशन होगी और वो रैंडम होगी। किसी भी बच्चे से मैं कह सकता हूँ कि प्रेजेंटेशन दे, मेरे पास एक मार्कशीट होगी और उस मार्कशीट में मैं नंबर लगाऊंगा। कब होगी ये प्रेजेंटेशन ये मैं नहीं बता रहा, क्योंकि उस दिन फिर काफ़ी कम स्टूडेंट आता है, ज्वाइन नहीं करता क्लास। ओके सर। तैयार हो जाए, हाँ ये ज़रूर है, ये मंडे को हो सकती है, ट्यूसडे को, अगले वीक में होगी। और अगले वीक ओके में स्ट्रिक्टली मैं अटेंडेंस को ऑब्जर्व करूंगा। जो बच्चे अटेंडेंस नहीं दे रहे होंगे, जो मेरे पास रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनकी अटेंडेंस नहीं आ रही, उन बच्चों से पूरे सेमेस्टर में बाज़पुर्स की जाएगी कि वो क्यों इस तरह एब्सेंट थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको सीरियस लें और इसको करके आए। नंबर 1, दोनों CR मौजूद है जी सर। बेटे, आप दोनों ने एक अटेंडेंस शीट बनानी है और मेरे पास लेके आनी है, और पिछली जितनी सर भी अटेंडेंस आप लोगों ने मार्क की है वो भी लेके आनी है मंडे वाले दिन। सर मेरे पास मौजूद है सर। आप सेंड कर दूं या नहीं, हमने स्क्रीन पे? सेंड नहीं करनी है, आपने आना है मेरे पास। मंडे की क्लासेस आपने यहाँ मेरे साथ बैठ के लेनी ओके सर। है। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। बस अब ओके जाऊँ। सर।
सर ये लेक्चर होने वाला है कैलकुलस 3 का स्टूडेंट का।